वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम आज रिव्यू करने लगे हैं जी 24 अगस्त को जो डॉन हमारे पास है उसको रिव्यू करेंगे, उसकी टॉप स्टोरीज को। ठीक है, तो हमारे पास देखिए डॉन की जो टॉप स्टोरीज हैं उसमें ट्रम्प साहब जो है वो कह रहे हैं भाई कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे ईरान को, ये सैंक्शंस जो हम लगाने जा रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो चाइना है, ये कहा जा रहा है कि जो सैंक्शंस लगेंगी चाइना के ऊपर इसका बहुत असर होगा क्योंकि वो ईरान का बायर है। ठीक है, आसिम मुनीर साहब जो है वो इस टाइम पे आप देखिए पहुंचे हुए हैं ईरान में और दोबारा से कोशिश हो रही है सालसी की या किसी तरह से मामलात को सेटल डाउन करने की, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉलम में है वो मलिहा लोधी साहिबा का है, जो नए सूबों के ऊपर उन्होंने जो है वो बातचीत की है, तो ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी कि ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं भाई कि ईरान जो है उसको हम ये जो पाबंदियां लगने जा रही हैं इसकी वजह से वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ईरान को थ्रेट दे रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं जो पाबंदियां हैं ये बेसिकली जितने भी ममालिक जो कि बाय कर रहे हैं कुछ भी या ईरान की किसी भी शक्ल में हेल्प कर रहे हैं उसकी ट्रेड में, तो उन सब पे लगेंगी, इसलिए ईरान से अब कोई भी नहीं ले सकेगा। अब इसका जो डायरेक्ट असर है वो किसके ऊपर आएगा जी, वो आएगा ईरान के ऊपर, चाइना के ऊपर। लूमिंग यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान पुट चाइना ओवर बाइंग इन स्पॉटलाइट, कि इस टाइम पे चाइना जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि आपको पता है चाइना बहुत बड़ा बायर है ईरान से जो तेल लेता है। ठीक है, यानी ऑयल जो परचेज कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो एस्टीमेट क्या है कि 1.4 बिलियन बैरल्स पर डे जो है वो चाइना इस टाइम पे ऑयल ले रहा है ईरान से। ठीक है, तो बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो ये ले रहा है। और बेसिकली ये खबर देने वाले कौन है जी, ये केपलर जो है उसका एक डाटा है जो शिप्स की नेविगेशन वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने ये डाटा दिया है, उसमें ये कह रहे हैं कि ईरान जो है उसको इस टाइम पे जो पावर मिल रही है वो चाइना से मिल रही है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये बायर है बहुत ज्यादा। और जुलाई 13 तक का जो डाटा है वो ये बता रहा है कि भाई चाइना क्या करता है, अपने शिप्स की जो नेविगेशन सिस्टम है उसको ही ऑफ कर देता है। नेविगेशन सिस्टम को ऑफ करके ठीक है उसके बाद वो यहाँ से गुजरता है, तो इसलिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो कितना ले रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई फरवरी 2023 में जो है वो बहुत ज्यादा इन्होंने यानी बाई किया उस टाइम पे, और उसके बाद से थोड़ा सा नीचे गया, फिर उसके बाद क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई अगले 4 महीने, लेकिन अब भी चाइना जो है वो बायर है। तो चाइना बाय कैसे कर रहा है, हु आर द चाइनीज बायर, कि चाइनीज बायर हैं कौन? बेसिकली ये इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज हैं, ये कहा जा रहा है। समझ रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज मतलब हुकूमत खुद परचेज नहीं कर रही बल्कि वो रिफाइनरीज ईरान का क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, उसके बाद उनको रिफाइन करके जो है वो चाइना की हुकूमत को बेचा जा रहा है। और ये 2019 के बाद से जो है ये मामला जो है इसी तरह से चल रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ईरानियन ऑयल जो है वो बेसिकली चाइना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो मलेशिया और इंडोनेशिया की ब्रांडिंग के अंदर जो है वो यूज होता है। यानी बात समझ रहे हैं, यानी चाइना खुद सामने आने के बजाय थर्ड पार्टीज को जो है वो यूज कर रहा है इस सारे मामले के अंदर। ठीक है, इसलिए अब ये जो सैंक्शंस लगेंगे यूएस सैंक्शंस जो है ये कितनी इफेक्टिव रहेंगी, तो इसमें चाइना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि भाई वो इतना ज्यादा तेल किससे खरीदेगा क्योंकि बहुत कम रेट में ईरान से बाय कर रहा है। तो इसलिए अभी तक तो जो है उसे फायदा है। तो अब ट्रम्प साहब जो है उन्होंने कमेटी बना दी है जो इस चीज को देखेगी। लेकिन दूसरी साइड पे जो चाइना है उसकी अगर हम बात करें तो चाइना कह रहा है भाई मैं इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। तो चाइना इनको रिजेक्ट कर रहा है और कहता है भाई कि ये जो रेजोल्यूशन है ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मींस इसके पीछे मौजूद हैं, यानी सियासी हरबे के तौर पे हो रहा है। सो इससे असर तो पड़ेगा, अगर ये होता है कल को तो चाइना को फर्क पड़ेगा, और अगर चाइना की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है चीजें। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी आसिम मुनीर साहब की, या पाकिस्तान की एफर्ट्स की कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान और यूएस के बीच में मामला चलाए जाए। तो सीडीएफ साहब जो हैं वो इस टाइम पे मौजूद हैं जी तेहरान के अंदर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि बैठे हुए हैं और बाकी भी सब इनके सुन रहे हैं, और वहां पे बताया जा रहा है जाके कि भाई बेसिकली जो है आप बातचीत स्टार्ट करें, और अमेरिका चाह रहा है। इसका मतलब यही है कि अमेरिका ने शायद पुश किया हो पाकिस्तान को कि फिर से आप जाएं और जाकर उनसे बात करें कि मामलात क्या हैं। तो मोहसिन नकवी साहब और आसिम मुनीर साहब वहां पे पहुंचे हुए हैं। सो इससे पाकिस्तान जो है वो यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान दोबारा से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है पीस की, कि भाई इस रीजन के अंदर पीस आए और पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। दूसरी से हम ये कह सकते हैं कि शायद अमेरिका पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि भाई आप जो है वो जाके बात करें ईरान से, और जो है ये मामला जो चल रहे हैं इनको सेटल डाउन करवाएं, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि वॉर फिलहाल तो रुकी हुई है लेकिन वो हालात अभी तक एमओयू की तरफ नहीं जा रहे, जो ये कहा गया था कि 60 डेज के अंदर डील होना जरूरी है। अब ईरान कह रहा है कोई भी पाबंदी नहीं है भाई कि 60 दिन के अंदर करूं या ना करूं, और ईरान साथ ये भी कह रहा है कि भाई अब मुझ पे जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो मैं एक साइड से आप पाबंदियां लगा रहे हैं, दूसरी साइड से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बातचीत करूं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली अमेरिका ये चाह रहा है कि पाबंदियों के
से डरा के यानी ईरान को जो है बातचीत करवाई जाए, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद भेजा गया कि भाई आप फाइनल बातचीत करें कि हम पाबंदियां लगाएं या आप बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये मामला इस टाइम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है जी, इसाक डार साहब आपको पता है 5 रोजा दौरे के ऊपर जो है वो लंदन पहुंचे हुए हैं इस टाइम पे, और उनकी जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से बातचीत हुई है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुल्क छोड़ के भागते हैं इलीगल वेज के अंदर, तो इसलिए फिर उनकी जानें भी खतरे में पड़ जाती हैं। तो 10 पाकिस्तानी सेलर्स के हवाले से जो सोमालियन डाकुओं ने पकड़े हुए हैं, उस हवाले से इनकी मुलाकात इनसे हुई है कि भाई उनकी हिफाजत से वापसी हम ये चाहते हैं। तो ये उनकी पिक्चर्स जो है वो शेयर हुई हुई हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको बाहिफाजत वापस लाएं, और हम खुद भी जो है वो मेरी टाइम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे जो है उनकी बाहिफाजत वापसी हो सके। तो असल चीज ये है कि भाई 5 रोजा ये दौरा है लंदन का, ठीक है, और वहां पे जो है वो बातचीत होगी। अब देखें क्या जो है मामला सामने आते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी, हमारे पास थी अनलर्न्ड लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, वो सबक जो कि सीखे नहीं गए, या आप ये कह ले कि जो सबक याद नहीं किए गए, अब उनके ऊपर बातचीत हो रही है। और मलिहा लोधी आपको पता है एक बड़ा नाम है बेसिकली पाकिस्तान का, तो ये क्या कह रही हैं, ये इन्होंने इस टाइम पे इस अपने आर्टिकल के अंदर जो बहस बनाई है वो बनाई है नए प्रोविंसेस की जो डिबेट है उसकी। तो हम ये देखेंगे कि क्या मलिहा लोधी नए प्रोविंसेस के हक में है। देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी पोस्ट लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि भाई नए प्रोविंसेस बन रहे हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनको नाम दिया जा रहा है। तो मलिहा लोधी कहती हैं ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है बेसिकली ये पाकिस्तान को अल्टर करने की कोशिश कर रही है, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनली तो अल्टर कर दिया। अल्टर का मतलब होता है तब्दीली, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली तो इसने सिस्टम बदल दिया, जिसमें इसने जो है आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज कर दिया, जिसके अंदर फौज भी शामिल है। यानी हाइब्रिड सिस्टम का मतलब है कि फौज भी है और सिविलियन इदारे भी हैं, तो ये इन्होंने कर दिया। अब ये मुल्क के साथ भी जो है वो इसी तरह का सिस्टम करना चाह रहे हैं, वो ये कह रही हैं। ठीक है, इसमें वो अब हिस्ट्री का जिक्र करती हैं। यहाँ पे वो कहती हैं भाई अब देखें इस टाइम पे क्या मामला चल रहे हैं कि मीडिया के अंदर बहस ये है कि क्या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और इन्हीं सूबों को जो है वो तोड़ के छोटे यूनिट्स बनाए जाएं। तो पार्लियामेंट ये कह रही है कि फिलहाल अभी इस पर डिबेट होगी, लेकिन फिर भी ये बातें सामने आ रही हैं कि नए सूबे जो है वो बनेंगे, और इसके लिए एक अमेंडमेंट के थ्रू वो चेंजिंग कर देंगे, ये कहा जा रहा है इनका। ठीक है, मजीद ये इसके अंदर क्या कहती हैं, ये कहती हैं भाई बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ऐसे चीजों से भरी पड़ी है जिससे हमने सबक नहीं सीखा। वो कहती हैं पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी लाया, पाकिस्तान ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी लाया, ठीक है, पाकिस्तान सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी लेके आया, आधा सदारती निजाम, पाकिस्तान कौसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी लेके आया, एक पावरफुल सदारती निजाम, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट मिलिट्री रूल भी रहा। तो यानी हर तरह की गवर्नमेंट आपने आजमा ली, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। और अब जो नया तरीका आजमाया जा रहा है वो है हाइब्रिड मॉडल। वो ये कह रही है हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है कि सिविलियंस भी इन्वॉल्व है, और साथ में जो है हम ये देख रहे हैं कि भाई फौज भी सारे मामला जो है वो चला रही है। तो पावर शेयरिंग हो रही है इस टाइम पे मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में, उनका ये मानना है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि एक आप ये कह लें कि तजर्बागाह बनी हुई है इनके अकॉर्डिंगली, और उस तजर्बागाह के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो है तजर्बे किए जाते हैं। तो अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको बेसिकली चलने का, अब वो ये कह रही हैं कि बजाय इसके कि आप ये हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं, आप एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलाएं पावरफुल तरीके से, जिसके अंदर पार्लियामेंट को इख्तियार दिए जाएं, तो जिसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेडरल सिस्टम हो। लेकिन आज तक वो ये कहती हैं कि हमने जो फेडरल सिस्टम है उसको कभी फॉलो ही नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है, हमारे सूबे हैं जिसमें पंजाब को ये कहती हैं ज्यादा शेयर है, और ज्यादा इल्जाम लगाया जाता है कि भाई पंजाब जो है वो सब कुछ खा रहा है। तो बेसिकली वो ये कह रही हैं भाई ये पंजाब के साथ अनफेयर है, लेकिन दूसरे सूबों के साथ भी है कि आप बार बार उसका नाम लेते हैं या सूबों को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये सबक इसका मतलब आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री से नहीं सीखे। ठीक है, वो कहती हैं जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं ये बेसिकली पॉलिटिकल हेजिमनी जो पंजाब की है उसको खत्म करने की के लिए ये सारे का सारा मामला जो है वो होने की कोशिश की जा रही है ताकि पंजाब को तोड़ा जा सके। फिर वो एग्जांपल देती हैं जी कि भाई जब 1955 के अंदर, उन्होंने कहा 1950s के अंदर 1 यूनिट बनाया गया, तो बेसिकली 1 यूनिट 1955 में बनाया गया था और 1970 के अंदर इसको खत्म किया गया था। ठीक है, तो वो ये कहती हैं जब उन्होंने बनाया तो हमने 1 यूनिट का मतलब क्या है कि जो हमारा पाकिस्तान था, वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज 4 सूबे हैं, इन चारों सूबों को मिला के एक ही सूबा बना दिया गया। एक साइड पे ईस्टर्न पाकिस्तान, दूसरी साइड पे वेस्टर्न पाकिस्तान की भाई अब बराबरी आ जाएगी, तो वो 1 यूनिट उसको कहा जाता है। तो कहा कि उसको भी हमने किया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे फौज ने कंट्रोल बढ़ाने की बेसिकली कोशिश की, पावर यानी कि उसके पास ज्यादा चलेगी फौज के पास, और वो ये चाह रही थी एक यूनिटरी स्टेट आए, और फौज को हमेशा एक यूनिटरी स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसका कंट्रोल जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कंट्रोल फेडरल से वफाक से होगा। ठीक है, बाकी जो सूबे हैं उनके पास इतनी आजादी नहीं होगी।
तो वो इसका जिक्र कर रही है। फिर कहती हैं इसका हमें खमियाजा क्या भुगतना पड़ा 1 यूनिट बनाने का, कि पाकिस्तान 1971 में हमसे टूट गया और इसके नतीजे के तौर पे बहुत सारी छोटी पार्टीज जो हैं वो भी हमारे सूबों में वजूद में है, जिसमें पश्तूनों की एग्जांपल दे रही हैं, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी की वो बता रही हैं कि क्या हालात बने इसके बाद। फिर वो कहती हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो सूबों के अंदर हुकूमतें तब्दील की। ये भी इस बात की एग्जांपल है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारे मुल्क में हमेशा पावरफुल रही है मिलिट्री की वजह से, इस वजह से वो सूबों में हुकूमतें तब्दील करती रही है, तो ये भी गलत है, ये कह रही है मलिहा लोधी। ठीक है, फिर वो कहती हैं बलूचिस्तान का ऑपरेशन 1970s में शुरू हुआ, वहां पे हालात खराब हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर केपी के हालात का वो जिक्र कर रही हैं, तो हमें ये बता रही हैं कि हमने फेडरलिज्म के जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया, यानी हमने सूबों को आजादी नहीं दी। फिर कहते हैं एक शानदार काम ये हुआ कि हमने 18th अमेंडमेंट जो है वो पास की है। ठीक है, और साथ में एनएफसी अवार्ड हमने 2009 के अंदर जो पास किया, यानी जिसमें सूबों को हिस्सा दिया जाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो बावजूद इसके भी फिर भी हम जो है वो क्या कर रहे हैं जी, हम सूबों को उनका इख्तियार नहीं दे रहे, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो कहती हैं भाई मसला पाकिस्तान का ये नहीं है कि प्रोविंशियल बाउंड्रीज को जो है वो सेट किया जाए, बजाय इसके आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल करें। यानी सूबों की तोड़ मरोड़ से मुल्क में हालात खराब होंगे, सूबाइयत पैदा होगी, तकसीम पैदा होगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को अगर आप पावरफुल करते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो ये काम करें, बजाय इसके कि, और एक्चुअली में ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठा रही हैं। यानी पॉइंट ये है कि अगर आप यूनिट्स बनाएंगे तो इख्तियार सारे का सारा मिलिट्री सिस्टम के पास या एस्टेब्लिशमेंट के पास चला जाएगा मुल्क को कंट्रोल करने का। लेकिन अगर आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे तो सारा इख्तियार मजीद पॉलिटिशियंस के पास आ जाएगा सब लेवल के ऊपर। तो इसका मतलब अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आपको लोकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए, ना कि यूनिट्स बना के मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए। तो ये इनका जो है वो कॉलम रहा है जी। ठीक है, आपके पास इनकी आरा भी आ गई, तो ये हमारे पास आज टॉप स्टोरीज थी, ठीक है, जो आपके लिए जानना जरूरी थी। तो यहाँ पे इस लेक्चर